तो ये जो फॉर्मूला पढ़ा इसकी मदद से हमने 3 कंडीशंस लास्ट क्लास में देखी थी। पहली कंडीशन, मोस्ट ऑफ द टाइम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ज़्यादातर टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से कैसा होता है? कम। खासकर ऐसा कब होता है? जब हम सेल से या बैटरी से करंट ले रहे होते हैं एक्सटर्नल सर्किट में, यानी कि हम सेल को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। तब बड़ा कौन होता है, V की E? तब कौन बड़ा होगा, V या E? E बड़ा होगा और V कैसा होगा, छोटा, ठीक है। अच्छा, अगर आप सेल से करंट ले ही नहीं रहे हैं, बैटरी से करंट आप ले ही नहीं रहे हैं बिल्कुल, उस समय V और E में कौन बड़ा और कौन छोटा? दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर। और थर्ड कंडीशन देखी थी हमने कि अगर हम सेल को चार्ज कर रहे हैं, जैसे हमारे पास जो सेल है वो 4 वोल्ट की सेल है और हमने बाहर से उस पर कितना लगा के रखा है, चार्ज करते समय 5 वोल्ट लगाया हुआ है, तो कितने वोल्ट से सेल चार्ज होगी? 1 वोल्ट से। वेरी गुड। फिर से 4 वोल्ट क्या है, सेल का खुद का ईएमएफ है, उसका विद्युत वाहक बल है। लेकिन आपको अगर उस सेल को चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट वाला चार्जर ही उसको चार्ज कर सकता है। अगर आप 4 वोल्ट का चार्जर लगाओगे सीधे, 4 वोल्ट की आपकी सेल भी है और 4 वोल्ट का ही चार्जर आपने लगा के रखा है, दोनों का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। और जो चार्जर होगा वो बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता, चार्ज भेज ही नहीं सकता। चार्ज भेजने के लिए चार्जर का जो पावर होना चाहिए, चार्जर का जो पुश होना चाहिए, उसका धक्का जो होना चाहिए, वो बैटरी के ईएमएफ से थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 वोल्ट की बैटरी अगर है और उसमें आप 6 वोल्ट का 7 वोल्ट का चार्जर लगा दो। अगर 6 वोल्ट 7 वोल्ट का चार्जर लगाओगे कितना वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा, 3, 2 या 3 वोल्ट का आएगा। 3 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो सेल को बहुत जल्दी चार्ज कर देगा, बहुत जल्दी चार्ज करेगा। लेकिन चार्ज तो बहुत जल्दी करेगा, पर उतनी ही ज़्यादा उसमें से क्या निकलेगी, उतनी ज़्यादा उसमें से हीट निकलेगी और सेल उतनी ज़्यादा गर्म भी होगी। इसलिए 4 वोल्ट का अगर हमारा सेल या बैटरी है तो उसमें हम 5 वोल्ट का चार्जर लगा देते हैं बस, ताकि जो भी बैटरी हो वो धीरे 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 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से केवल चार्ज होती रहे। आप मार्केट में जाते हैं, आप बताते हैं कि आप दिखाते हैं कि ये वाला फ़ोन है और इसकी बैटरी ख़राब हो गई है, मुझे बैटरी दे दो। तो क्योंकि शॉपकीपर इतना तो जानते हैं कि आपका अगर ये वाली बैटरी है, वो देखते हैं कितने वोल्ट की बैटरी है। 4 वोल्ट की बैटरी अगर है तो वो आपको बताते हैं कि एक चार्जर है हमारे पास जो कि आपको पड़ेगा 400 रुपये का, और एक दूसरा चार्जर है 100 रुपये में, ले जाओ इसको, बहुत जल्दी चार्ज कर देगा। तो एक कितने का मिल रहा है, 400 का, एक 100 रुपये का दे रहा है, पर 400 वाले का वोल्ट कितना है, 5 वोल्ट। 100 रुपये में जो दे रहा है उसका वोल्ट है 5.5 वोल्ट, 5.5 वोल्ट पर 100 रुपये में मिल जाएगा आपको। और बैटरी भी बड़ी जल्दी चार्ज कर देगा, कीमत भी कम है, बैटरी भी बहुत जल्दी चार्ज कर देगा, पर वोल्ट उसका कितना है, 5.5 वोल्ट। और जो 5 वोल्ट वाला है वो कितने का मिल रहा है, 400 का। आप 100 वाला ला के देखिए, वाकई में बैटरी बहुत जल्दी चार्ज कर देता है। लेकिन जितनी जल्दी बैटरी चार्ज करेगा, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से करेगा, 1.5 वोल्ट से करेगा। वो 1.5 वोल्ट से करने वाले में करंट भी ज़्यादा फ्लो करवाएगा, करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा, हीट भी ज़्यादा निकालेगा। तो चार्ज तो जल्दी कर देगा, पर इससे होने वाला नुकसान अब आप समझ रहे हैं, क्या नुकसान होगा, हीट बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा और उस समय नुकसान ज़्यादा है। इसलिए थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन कौन सा लाना ज़्यादा सुइटेबल है, 5 वोल्ट वाला। समझ आ रहा है आपको?
तो हीट ज़्यादा क्रिएट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हीट निकलने से गर्म भी होगा, बहुत ज़्यादा गैसेस भी निकलेंगी, और ये हीट निकलना ना वेस्टेज है। अच्छा आप ये बताइए, जब आप फैन चलाते हैं, गर्मी का मौसम है और आपने पंखा चलाया, तो गर्मी के मौसम में पंखा क्यों चलाया आपने? ताकि वो आपको हवा दे, या इसलिए चलाया ताकि वो गर्म हो जाए? आप ये तो नहीं सोचते हो ना कि चलिए थोड़ी देर तक पंखा चला देते हैं ताकि ये गर्म हो जाए। पंखा ये सोचकर चलाते हैं क्या आप? क्या सोचकर फैन का स्विच ऑन करते हैं कि अब इसको चलाएंगे तो ये हमको हवा देगा और हमें गर्मी से थोड़ा सा राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी हम चलाते किस लिए हैं? हवा देगा। लेकिन फिर भी ये क्या करता है? ये गर्म हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है? हमारे द्वारा दी गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वेस्ट कर रहे हैं ना ये। तो ऐसी बैटरी को हम किस लिए चार्ज करते हैं? ताकि मौका पड़ने पर वो हमारे काम आएगी। पर चार्ज करो या उसको यूज करो। देखो ऐसा नहीं कि चार्ज करते समय ही हीट निकलेगी। आप चार्ज कर चुके, मोबाइल की बैटरी फुल हो गई, अब आप उसको यूज कर रहे हो, आप उसमें फिजिक्स का कोई वीडियो देख रहे हो और आपका वो वीडियो 1 घंटे से ऊपर का है। अब अगर 1 घंटे से ऊपर का वीडियो है और आपने लगातार देखा तो तब भी वो हीट निकलती है। तो सिर्फ चार्जिंग में ही नहीं निकलती है, डिस्चार्जिंग में भी हीट निकलती है। हीट निकलना, मोबाइल जब आपने चलाया तो ये सोचकर नहीं चलाया कि चलो थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं ताकि हीट निकले, ये सोचकर चलाया आपने नहीं। आपने चलाया चलो थोड़ा मोबाइल चला लो ताकि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही देख लेते हैं, हीट निकलेगी ये सोचकर तो नहीं चलाते ना, फिर भी हीट निकलती है। तो हीट का निकलना वेस्टेज है। और एक चीज़ बता दें, हीट का निकलना वेस्टेज है, पर इस दुनिया में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जब हीट ना निकले। आप रोक भी नहीं सकते, कुछ भी करो। बैटरी चार्ज करो तो भी हीट निकलनी है, बैटरी डिस्चार्ज करो तो भी हीट निकलनी है। दुनिया में कोई ऐसा प्रोसेस है ही नहीं जो बिना हीट के निकाले हो सके। और हीट निकलना जिस प्रोसेस में बंद हो जाएगी ना, मान लिया जाएगा कि वहां जीवन नहीं है। देखो आप कुछ भी काम करिए, कोई भी काम करिए, आप कुछ भी काम करिए, चलिए दौड़िए पढ़ाई करिए, कुछ भी करिए, बॉडी से हीट निकलती है। आप कुछ मत करिए, सोए रहिए रात में तो भी हीट निकलती है। तो हीट का निकलना तो मस्ट भी है, निकलती भी है और इसको रोक भी नहीं सकते हैं। इसलिए अगर हीट निकलनी ही है तो ज़्यादा क्यों निकले, कम निकले ना, ताकि हमारे डेंजर कम रहें, हमारे खतरे कम रहें और इन सब से हम बच सकें। इसलिए कभी भी आपको एक बार और समझा चुके हैं, कभी भी आप जल्दी से चार्ज करने वाले चार्जर की हड़बड़ी मत करिए। आप बहुत ज़्यादा 1 वोल्ट ऊपर ही चार्जर लाइए, बहुत ज़्यादा बड़े चार्जर की इच्छा ना करें। बेचने वाले को क्या है, वो तो दे ही देगा आपको, उसको पैसे मिलने हैं। घर जाकर आपका कुछ भी होता है उसको क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये, और उस वक्त जब आप चार्ज कर रहे होते हो बैटरी को, तो बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है? 4 वोल्ट। और आपने जो चार्जर लगाया है वो कितने का लगाया? 5 वोल्ट का। तो अब आप सोचिए, चार्जर आप कहाँ लगाते हो? बैटरी के दोनों टर्मिनल पर ही तो लगाते हो। अब इसको ठंडे दिमाग से सोचिए, फिर से बताइए, बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है? 4 वोल्ट। बैटरी के दोनों टर्मिनल पे जो चार्जर लगाया है उसका वोल्ट कितना है? 5 वोल्ट। तो टर्मिनल में लगाया ना, तो टर्मिनल विभवांतर कितना है? 5 वोल्ट। विद्युत वाहक बल कितना है? 4 वोल्ट। कौन बड़ा है? टर्मिनल विभवांतर। तो ठीक तो है, थर्ड कंडीशन यही पड़ी। व्हेन यू चार्ज द बैटरी एट ड्यूरिंग दैट सिचुएशन, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। जब आप चार्ज कर रहे होते हैं बैटरी को, उस वक्त आप देख तो रहे हैं टर्मिनल में कितने का लगा रखा है आपने? 5 का। और बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है? 4। तो टर्मिनल विभवांतर ज़्यादा है। तो समझ आया? तो तीनों केसेस आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नया आर्टिकल लेने वाले हैं, बड़ा छोटा सा आर्टिकल है। आज का आर्टिकल ज़्यादा बड़ा नहीं है
और इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे, देन वी विल क्लोज इट। ओके, सबसे पहले रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर, कैपिटल ई एंड कैपिटल वी। आप सारे सिंबल समझते हैं इसलिए मैंने उनके नाम नहीं लिखे। नाम लिखने पर बहुत बड़ा लिखता, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं नाम, और इसलिए भी क्योंकि आप जानते हो क्या है स्मॉल आर, प्लीज बता दीजिए एक बार। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। कैपिटल ई बताइए। ऐसे नहीं, मुझे ऐसे बना देना चाहिए। तो ये क्या होगा? सेल का वैद्युत वाहक बल। और ये क्या है बताइए? सेल का टर्मिनल विभवांतर। इनके बीच एक रिलेशनशिप है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है, तो उसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए बड़ा इजी है बेटा। आप सभी लोग अभी एक फॉर्मूला तो हाल ही में पढ़ के आए हैं। वी नो क्या फॉर्मूला है? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। सब लोग जानते हैं इस फॉर्मूले को। मैं आपको पहले बता देता हूं मैं करने क्या वाला हूं। मैं करने ये वाला हूं कि R का फॉर्मूला बनाना है मुझे E और V के पदों में। बस ये समझ लीजिए किसका फॉर्मूला बनाना है? स्मॉल r का, और उसमें E और V उसके फॉर्मूले में आने चाहिए। ठीक है, चलिए तो R के लिए फॉर्मूला बनाइए। इसको इधर ले आइए, इसको उधर भेज दीजिए। ये टर्म इधर ले आइए, इसको उधर भेज दीजिए। तो I इंटू आर इज इक्वल टू E माइनस वी। ये इधर आके प्लस हो गया, ये उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, हमको R चाहिए, देन R इज इक्वल टू E माइनस वी अपॉन आई। E माइनस वी अपॉन आई। I यहां पर करंट है। करंट का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं। I का एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। याद है आपको? V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, अगर मैं I की जगह लिखूंगा तो क्या मिलेगा? देयरफॉर स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस वी अपॉन V अपॉन आर। E माइनस वी और I की जगह पर V अपॉन आर। आप देखिए स्मॉल r इज इक्वल टू, बेटा मैथमेटिकली आप सभी लोगों को एक बात मालूम है कि जब किसी भिन्न का अंश और हर दोनों भिन्न के रूप के हों या कोई एक भिन्न के रूप का हो, अगर हर फिलहाल भिन्न के रूप का है तो उसको पलट के गुणा करा देते हैं। याद है ना आपको? तो इस पे क्या बना सकते हैं हम? E माइनस वी, और ये पलट जाएगा तो R ऊपर चला जाएगा, V तो नीचे रह जाएगा। तो देखिए ये R ऊपर आ गया, V नीचे रह गया। अभी नहीं समझ आया? ये ऐसा पलट जाएगा तो R ऊपर आ जाएगा, V नीचे ही बना रहेगा। ठीक, अब आप एक काम कर सकते हैं कि ये E माइनस वी अपॉन वी है, आप दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दें। एंड मैथमेटिक्स अलाउज इट। मैथमेटिक्स ऐसा करना अलाउ करती है आपको। तो आप E के नीचे भी V लिख सकते हैं, माइनस V के नीचे भी V लिख सकते हैं। ऐसा करने से आपको एक फॉर्मूला मिला। यहां पर V से V हमने कैंसिल कर दिया, 1 आ गया। ये इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल R क्या है? याद है आपको? क्या है बताइए? सेल का जो सेल से बाहर इसके साथ रेसिस्टेंस लगाएंगे वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है सर्किट का। E विद्युत वाहक बल, V टर्मिनल विभवांतर, और 1 को सभी पहचानते हो बचपन से ही, तो 1 के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। बस यही है फॉर्मूला हमारा। इस फॉर्मूले को याद रखिए, इसकी ज़रूरत पड़ जाती है हमको। और अभी जब हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे विभवमापी, उस वक्त एक पोटेंशियोमीटर का एक यूज आपको पढ़ने को मिलेगा कि विभवमापी की सहायता से आप किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आप ये मालूम कर सकते हैं।
उस वक्त इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो जब मैं पूछूंगा तो आपको याद आ जाना चाहिए। फिर ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं इस पर, बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स लगी है, सॉल्व होके आंसर आ गया। तो ये जो फॉर्मूला आपने देखा ना लास्ट क्लास में, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, इसका बहुत यूज है, इसका बहुत यूज है। इसके यूज की मदद से ही एक क्वेश्चन का जवाब हम आपको और दे सकते हैं। एक तो हमने क्या समझाया आपको, मोबाइल या बैटरी के बारे में जो समझाया, ठीक है, सबको समझ में आया? ओके, अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम आपको एक क्वेश्चन का और जवाब दे सकते हैं। कैसे? आपने एक चीज अपने घरों में देखी होगी, घरों में एक चीज देखी है आपने कि जब भी आप अपने कपड़ों पर आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं आप, तो आपके कमरे में लाइट जल रही होती है, दूसरे कमरों में भी लाइट जल रही है, और आपने या किसी भी आपके फैमिली मेंबर ने कहीं पर भी किसी भी कमरे में, आप एक दूसरी जगह बैठे हुए हैं और आपके एक फैमिली मेंबर ने दूसरे कमरे में, कहीं बहुत दूर कमरा है, वहां पर उसने एक आयरन लगाई। तो जब वो प्रेस लगा के उसका स्विच ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके कमरे की भी लाइट डिप करती है। नहीं देखा? देखा है ना आपने, होता है ऐसा। या कोई भी भारी मशीन, आप कार को देखिए, कार जब स्टार्ट की जाती है, जैसे कार की लाइट पहले से ऑन है, पहले से लाइट उसकी ऑन है, उसके हेडलाइट तो लाइट जल रही है, रात का मौसम है, लाइट जल रही है, कार लेकिन स्टार्ट नहीं है। अब लाइट जल रही है और आपने कार को स्टार्ट कर दिया, पावर बटन उसका ऑन किया। आप क्या देखते हैं कि जब पावर बटन ऑन करते हैं उस समय वो जो हेडलाइट से जल रही होती है ना, वो एक क्षण भर के लिए ही सही, लेकिन हल्का सा डिप करती है डिप। तो इस तरीके से कोई भी जब हैवी इंस्ट्रूमेंट आप अपने घरों में या कहीं पर भी ऑन किया जाता है तो उसका इफेक्ट आपकी पूरी हाउस होल्ड वायरिंग में पड़ता है, और उसका वोल्टेज जो हमारी घर का होता है या कार के हेडलाइट्स पर जो वोल्टेज पहुंच रहा है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। आपके यहाँ अगर बाथरूम में गीजर लगा हुआ है, आप जब गीजर ऑन करते हैं तो आपका जो ड्राइंग रूम होता है ना, वहां तक की लाइट डिम हो जाती है। ये क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा कि हम अपने घर के किसी भी कमरे में कोई भी हैवी इंस्ट्रूमेंट अगर चलाएं तो पूरे घर की वायरिंग, पूरे घर के जो बल्ब होते हैं, बल्बों में ही समझ में आएगा और कहीं समझ में भी नहीं आएगा। डिम हो गया, डिप किया, आप लाइट में ही समझ सकते हैं, तो डिप कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे भी बेटा आप जानते हैं, इसी फॉर्मूले का, यही फॉर्मूला उसके पीछे भी है। कैसे उसके पीछे यही फॉर्मूला है? तो इसको आप देखिए, समझिए, और ये आप सबको समझना चाहिए, आना भी चाहिए आपको। देखिए, हम अपने घरों को ही लेकर आपको बताते हैं। बाई चांस क्या, बाहर खंबे से जो आपको सप्लाई होती है उसमें से 2 वायर ऐसे आती हैं, और आपने अपने घर में ऐसा 2 पॉइंट बना के रखे हैं जहां से बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी उसके दोनों तार इन दोनों पॉइंट्स में आप कनेक्ट करेंगे। इसके बाद आगे की सप्लाई आप घर के लिए यहां से उठाएंगे। पहले तो कहीं ना कहीं लाके रखते हैं ना आप, नहीं याद आया? मालूम है ना आपको? ओके, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि जब खंबे से लाइट आई है पहले इलेक्ट्रिसिटी, तो पहले 2 मेन स्विच बनाए गए हैं उसके, उन मेन स्विच पे वो बिजली उतारी गई है, उसके बाद वहां से पूरी सप्लाई दी गई है। तब आप देख रहे हैं सब कुछ यहाँ चलता रहता है, ठीक है। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गंगा जी उतरी जब आसमान से, तो सबसे पहले कहाँ पर आई? ऐसा दिखाते हैं हमारे सीरियल्स में कि सबसे पहले शंकर जी की जटाओं में आई, उसके बाद आगे चली। यही चीज़ यहाँ पर होती है कि पहले हमने ये मेन स्विच में लगाया और इसके बाद आगे हम पूरी घर में इसको फैलाएंगे, ले जाएंगे। अब जहाँ से भी ये आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? पावर हाउस से आ रहा है। पावर हाउस में कोई जनरेटर चल रहा होगा, कुछ तो चल रहा होगा।
तो पावर हाउस से ये सप्लाई हमको दी जा रही है, वहां पर एक जनरेटर चल रहा है, वो क्या है? सोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है वो। अगर वो सोर्स है तो सोर्स का अपना कुछ ना कुछ क्या होगा? एक विद्युत वाहक बल होगा। उस सोर्स का अपना एक इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। इंटरनल रेसिस्टेंस और विद्युत वाहक बल, ये दोनों ही क्वालिटी किसकी है? ये दोनों ही क्वालिटी सोर्स की हैं। ये आपके घर में नहीं होता। समझ आ रहा है? अगर बैटरी है आपके घर में तो ये बैटरी की क्वालिटी है। पावर हाउस में जनरेटर चल रहा है तो ये जनरेटर की क्वालिटी है। बट इंटरनल रेसिस्टेंस हो या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो, बोथ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दोनों ही सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लक्षण है, उसके गुण है। तो आर उस पावर सोर्स का, जनरेटर का आंतरिक प्रतिरोध होगा। ई है पावर सोर्स का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके बाद हमने अपने घर की वायरिंग स्टार्ट की। हमारे घर में जितना भी वायरिंग होती है सब इन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच जोड़ते हम चले जाते हैं। कैसे? देखो, ये तार ऐसे लेते चले गए, ये वायर भी ऐसे लेते चले जाएंगे और इन्हीं के बीच हम अपने सारे उपकरण जोड़ते हुए चलेंगे। देखो, यहां चले कुछ दूर पर, यहां पर हमने क्या कर दिया? एक बल्ब लगा दिया। तो एक तार इससे लिया, एक कट इस तार में लगाई, एक कट इसमें लगाई, जोड़ दिया। और आगे चले, हमने यहां पर एक ट्यूबलाइट लगा दी और आगे कनेक्शन हमने दिया। यहां जा करके आपकी मनपसंद चीज लगा दी हमने, टेलीविजन। टेलीविजन देखना बहुत पसंद है ना आपको? नहीं पसंद है? अच्छा, टीवी लगा दिया। फिर इसके बाद कुछ भी लगा दो। अब टीवी लगी है तो गर्मी भी लगेगी, तो यहां पर हम एक फैन लगा लेते हैं। और आगे चले, यहां पर आपने कुछ भी लगा दिया। मान लिया हमने हीटर लगा दिया यहां पर एक, ठीक है। ऐसा करते करते कुछ भी आप लेके चले जाइए। ये हमने यहां क्या लगा दिया है? बल्ब। ये ट्यूबलाइट, ये टेलीविजन लगा हुआ है और ये फैन लगा हुआ है, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखेंगे सभी, सब अभी बंद है, अभी कुछ चल नहीं रहा है। अब क्या हुआ? सबसे पहले जब आप आए घर में, आप घर में नहीं थे, आप जब घर में आए और एक एक करके आप चीज़ों को चालू करेंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब एक एक करके आप अपने घर के सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स चालू करते हैं तो एक्चुअली चेंज होता कहां पर है, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं, ई क्या चीज़ है बताइए? पावर सोर्स का, हमारे घर का नहीं, पावर सोर्स का विद्युत वाहक बल। स्मॉल आर क्या चीज़ है? पावर सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध। जो भी सोर्स है, बैटरी है तो बैटरी का, जनरेटर है तो जनरेटर का, ये सोर्स का है। अब जब आप आए, आपने सबसे पहले बल्ब का स्विच ऑन किया। जब आपके घर का सारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बंद था ना, यहां से कोई करंट नहीं जा रही थी। भाई आप जब डिमांड करोगे तो ही तो करंट आएगी। आप आए, आपने बल्ब को ऑन कर दिया। जब आप बल्ब को ऑन कर दोगे तो जो सोर्स है हमारा, बल्ब को ऑन किया मतलब आपने सोर्स से डिमांड की। किस चीज की डिमांड की? करंट की। स्विच को ऑन किया मतलब आपने पावर सोर्स से मांगा क्या? कि मुझे बल्ब चलाने भर के लिए क्या चाहिए? करंट। उसने आपको करंट भेजा, यह करंट आ गई। जैसे ही स्विच ऑन हुआ, करंट आ गई, बल्ब जल गया आपका। अब मान लिया कि करंट कितनी आई है अभी? I1। क्यों? क्योंकि अभी एक इंस्ट्रूमेंट तो चलाया आपने। I1 करंट आई, उससे आपका बल्ब जल रहा है और फिर यहां वापस चली जाएगी करंट, आगे नहीं जाएगी, जरूरत नहीं है मुझे। इस सिचुएशन पर इन दो टर्मिनल्स के बीच का विभवांतर कितना होगा? इस सिचुएशन पर कंडीशन 1,
केस फर्स्ट आपने लिया, उस समय ये दोनों और जो विभवांतर होगा ना, टर्मिनल विभवांतर, वो इन दोनों टर्मिनल्स का होगा। याद रखिए, जो कण चलाओगे केवल उसके सिरों के बीच होगा ऐसा नहीं है, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जैसे ही आपने बल्ब ऑन किया, करंट I1 आना शुरू हो गई पावर हाउस से, उस वक्त इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो आंसर है उस वक्त इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा E माइनस I1 इंटू R। समझ आ रहा है आपको? E माइनस I1 इंटू R। सोर्स का कुछ विद्युत वाहक बल रहा होगा, उसमें से ये टर्म माइनस हो गई। मान लिया कि अभी आपको इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कुछ वोल्टेज मिलती है, 250 वोल्ट मिल रही है, क्योंकि आप पावर हाउस के बहुत नजदीक हैं, इसलिए आपको हाई वोल्ट मिल रहा है, 250 वोल्ट मिल रहा है आपको। ठीक है, सेकंड केस देखिए। सेकंड केस कब? अब हम आगे बढ़े, हमने ट्यूबलाइट भी ऑन कर दी। जब हम ट्यूबलाइट ऑन कर देंगे, फिर से वही चीज, जब आपने ट्यूबलाइट ऑन किया तो आपने फिर से डिमांड की, आपने फिर से मांगा क्या? करंट। किससे? सोर्स से। सोर्स ने आपको करंट भेजा। I1 किसके लिए भेज रहा था? बल्ब के लिए। अब बल्ब के साथ साथ ट्यूबलाइट के लिए भी उसको भेजना है, तो I1 से ही काम चल जाएगा या थोड़ी ज्यादा भेजनी पड़ेगी? अब तो ज्यादा भेजनी पड़ेगी ना। मान लिया वहां से I2 करंट और आना शुरू हो गई, और आना शुरू हो गई, तो अब टोटल कितनी करंट आ रही है? I1 प्लस I2। कुछ बात समझ में आई? जब हमने ट्यूबलाइट का स्विच ऑन किया तो I2 करंट और आना शुरू हो गई, I1 पहले से आ रही थी, I2 और आने लगी। अब टोटल कितनी करंट आ रही है सर्किट में? I1 प्लस I2। इस वक्त, इस स्थिति में इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? आप ये बताइए। E बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, ये सोर्स का है। R बदलेगा क्या? ना, ये भी सोर्स का है। बदले क्या चीज? करंट बढ़ गई। अगर करंट बढ़ गई, E माइनस I1 प्लस I2 इंटू R। अब करंट की जगह देखो, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, करंट की जगह अब I1 इंटू I1 प्लस I2 यूज हो रहा है। अब आप बताइए, ये वैल्यू 250 वोल्ट थी, अब ये वैल्यू 250 से थोड़ा बढ़ेगी, कम होगी, या अभी भी इतनी रहेगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि करंट हमने ज्यादा लेना शुरू कर दिया है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा? घट जाएगा। देखो कैसे, सुनिए, ये तो बदला नहीं बेटा, ये टर्म बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि पहले केवल I1 थी, अब I1 में I2 और जुड़ गया, तो ये बदला नहीं, ये चीज बढ़ गई। आप देखो, ये 10 है, ये 4 है, वैल्यू कितनी आ रही है? 6। लेकिन ये बदला नहीं, ये बढ़ गया, तो वैल्यू कितनी हो गई? 5। पहले की तुलना में क्या हो गई? वैल्यू कम हो जाएगी, तो पहले की तुलना में वैल्यू रह गई 240 वोल्ट। मान लिया 240 वोल्ट रहेगी। इसके बाद आप और आगे बढ़े, अब आपने टेलीविजन भी ऑन कर दिया। जब आपने टेलीविजन भी ऑन कर दिया, फिर से क्या होगा? आपके घर की डिमांड बढ़ी। डिमांड किस चीज की बढ़ी? करंट की। तो वहां से करंट और ज्यादा भेजी जाएगी। करंट और ज्यादा भेजी जाएगी, तो हमने मान लिया कि वहां से I3 करंट और आना शुरू हो गई। I1 प्लस I2 पहले से आ रही थी, I3 और आना शुरू हो गई। टोटल कितनी करंट आ रही है? I1 प्लस I2 प्लस I3, इतनी करंट आना स्टार्ट हो गई। अब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V इज इक्वल टू E माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3 इंटू R। ये तो बदला नहीं, देखो ये और बड़ा हो गया। अब ये बदला नहीं, तो ये 10 रहा, ये और बड़ा हो गया 6।
अब ये वैल्यू देखो पहले की अपेक्षा और कम हो गई, और कम हो गई तो ये वैल्यू हो गई 230 वोल्ट, कम हो जाएगी। इसके बाद आपने पंखा चलाया, हीटर चला दिया, ऐसे धीरे धीरे करके सारे उपकरण चला दिए आपने। जब आप सारे उपकरण चला दोगे तो लास्ट केस में मान लिया हमने फैन नहीं चलाया, हीटर ही चला दिया, हीटर चला दिया हमने, सर्दी का मौसम है, फिर क्या होगा, V इज इक्वल टू, जैसे आप हीटर चलाओगे तो क्योंकि हीटर को तो बहुत करंट चाहिए, बहुत करंट चाहिए, कम से कम 15 एम्पियर करंट इसको चाहिए, सबसे ज्यादा करंट इसे चाहिए। तो ये भी क्या करने लगेगा, करंट को ड्रॉ करेगा, पावर हाउस उसको करंट फिर भेजेगा। जितनी डिमांड आप बढ़ाते जाओगे सर्किट में बाहर से क्या ज्यादा होती रहेगी, करंट। और अब टोटल करंट कितनी आ रही है, इतनी करंट आ रही है। अब इन दोनों टर्मिनल के बीच का विभवांतर E माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इंटू R, और अब हमने देखा कि ये रह गया 205 वोल्ट, इतना कम हो गया सीधे। क्यों? क्योंकि आपने हीटर चला दिया और इसको बहुत हैवी करंट चाहिए अपने स्वयं के ऑपरेशन के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा वैल्यू ये बढ़ गई। और ये वैल्यू जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो पूरा टर्मिनल विभवांतर बहुत ज़्यादा कम भी तो हो जाएगा। अब ये बताइए, जब आपने ये सब चला दिया, अब टर्मिनल विभवांतर कितना है, 205 वोल्ट। तो 205 वोल्ट हीटर के बीच है, टीवी के बीच में है, ट्यूबलाइट के बीच है कि बल्ब के बीच है? ये 205 वोल्ट सबके बीच में है या सिर्फ और सिर्फ हीटर के टर्मिनल्स के बीच में है? सबके सिरों के बीच है। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनल विभवांतर यहां का है और सारे यहीं से जुड़े हुए हैं, सबके दोनों सिरे इन्हीं दो तारों से जुड़े हैं, इसलिए सबका टर्मिनल विभवांतर 205 वोल्ट हो गया। अब आप सोचिए, सबसे शुरू में जब आपने केवल बल्ब ऑन किया था उसको कितना वोल्ट मिल रहा था, 250 वोल्ट से बल्ब जल रहा था। बाद में आपने सारी चीजें ऑन करते करते हीटर भी चला दिया, अब बल्ब को कितना मिलने लगा, 205 वोल्ट। पहले की तुलना में थोड़ा सा डिम होगा कि नहीं होगा? होगा। सबका अगर वोल्टेज घटेगा तो सब थोड़े थोड़े डिम हो जाएंगे। ये रीजन है कि अगर आप हाउस होल्ड वायरिंग में कोई भी चीज, कोई भी उपकरण कहीं पर भी चलाते हैं, पूरे घर में कहीं पर, तो पूरे घर का जो वोल्टेज होता है वो डाउन हो जाता है, डिप कर जाता है, और इसी वजह से आपको वो डिप दिखता है। यही हाल बैटरी में होता है, कार की बैटरी में। हेडलाइट आपकी कार की ऑन है, तो जब आप स्टार्ट करोगे तो कार का स्टार्टर बहुत ताकत चाहिए उसको। आप बाइक के स्टार्टर को देखिए, उसको बहुत ताकत चाहिए। आपकी बाइक में सेल्फ स्टार्ट है, आप तुरंत उसका बटन दबाते हो, स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कभी अगर स्टार्ट ना हो, फिर आप उस पर किक मार के देखिए, पैरों से किक मारते हैं, कितनी ताकत लेती है। उतनी ताकत जितनी आप पैरों से उसको किक मार के देते हैं ना, उतनी ताकत वो एक बटन झड़ से दे देता है उसको और स्टार्ट कर देता है, उतनी ताकत देता है वो उसे। तो बहुत पावर चाहिए स्टार्टर को। अगर स्टार्टर को बहुत पावर चाहिए, हेडलाइट जल रही है, जैसे ही आपने स्टार्ट किया, स्टार्टर को ऑन किया, वो बहुत हैवी करंट ड्रॉ करता है बैटरी से, और अचानक से अगर बैटरी से बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ कर लेगा तो वोल्टेज अचानक से क्या हो जाएगा, डिप कर जाएगा। और इसीलिए कार में जितनी हेडलाइट्स या जो भी जल रहा होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा वोल्टेज सब में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। अब इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, कैसे? अभी तो मैंने एक घर का बताया है, एक कमरे से दूसरा कमरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे आप जा रहे हैं। अब इसको आप एक घर का वायरिंग मत सोचिए, इसे आप सोचिए कि ये एक गांव का चित्र है। ये एक गांव का चित्र है, तो यहाँ कहीं पावर हाउस है, पावर हाउस के बाद ये पहला गांव पड़ा, दूसरा विलेज,
तीसरा विलेज, चौथा, पांचवा, और ऐसा कर करके पावर हाउस से एक विलेज के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे हम जोड़ते चले जाते हैं। अब आप सोचिए, जहां पर हमारी मजबूरी है कि वहां पावर हाउस नहीं लगा सकते हम बीच में या नहीं उपलब्ध है, वहां एक गांव के बाद वहीं से एक और लाइन खींच ली जाएगी। अगर आगे किसी का घर है तो वहीं से वो और आगे लाइन ले जाएगा। तो एक गांव के बाद दूसरा विलेज, तीसरा विलेज, चौथा विलेज, ऐसा लगाते चले जाते हैं। तो जब एक ही जगह से बहुत सारे विलेजेस एक ही दो तारों के बीच जुड़ते चले जाएंगे तो जितना लंबी तार होती चली जाएगी आगे उतना वोल्टेज क्या होते चला जाता है, डाउन होते चला जाता है। और यही रीज़न है कि गांवों में आज भी, क्योंकि बहुत दूर दूर तक ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं रहती, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरीके से विलेजेस जुड़ते चले जाते हैं। और लगातार आप देखते हैं कि जो पहला वाला गांव है ना, वहां का वोल्टेज भी पहले की तुलना में कैसा आने लगता है, कम हो जाता है। तो जितना आप दूर जाते जाएंगे तार को लेकर के, वोल्टेज कम हो जाएगा। पहले हमारे यहाँ खुद अपने यहाँ एरिया में भी, अभी तो नया पावर हाउस बन गया कुछ सालों से यहाँ, नहीं तो जब ये पावर हाउस नहीं था तब यहाँ वोल्टेज बहुत कम आया करता था। कभी कभी इतना कम आता था कि बल्ब कभी कभी नहीं जले, पंखा बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं, मोटर चलाओ तो पानी नहीं उठा रही है, ये सब चीज़ें होती थी। अभी फिलहाल कई वर्ष हो गए हैं, पावर हाउस भी नज़दीक बन गया है और अब तो बड़ी अरेंजमेंट है, जगह जगह पर ट्रांसफार्मर भी रखा है कि जहाँ पर वोल्टेज डाउन होने लगता है ट्रांसफार्मर लगाते हैं और वोल्टेज को बढ़ा लेते हैं। तो ये अरेंजमेंट भी किया है। आपके अभी देखो हमारे गांव में अगर देखे जाएं तो पूरे इतने बड़े गांव में 3 से 4 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं और एक से एक बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, ताकि वोल्टेज डाउन नहीं होना चाहिए। आपके घर को अच्छी बिजली मिलनी चाहिए, तभी तो बिल आपसे निकाला जाएगा। समझ रहे? तो आपको एक बात समझ में आई कि जैसे जैसे आप घरों के सारे उपकरण ऑन करते चले जाते हैं, होता क्या है, बदलाव कहां पर आता है? क्या ईएमएफ में बदलाव आता है? क्या इंटरनल रेजिस्टेंस में चेंज आता है? तो क्या होता है? आंसर है, हमारे घर में करंट की डिमांड बढ़ती है। करंट की डिमांड बढ़ती है। तो जैसे जैसे आप सर्किट में लोड देते जाएंगे, करंट की डिमांड बढ़ती जाएगी और करंट की डिमांड बढ़ने की वजह से टर्मिनल विभवांतर क्या होता चला जाता है, कम, और सारे उपकरण डिप कर जाते हैं। हो सकता है ये रीजन है इसका। नहीं समझ में आया? आप चाहें तो 2 लाइंस में इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए। मैं नहीं लिखूंगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए आज। आर यू रेडी? लिखिए जल्दी से, लिखिए। जैसे 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 हम अपने घरों के जैसे जैसे हम अपने घरों के वैद्युत उपकरण चालू करते जाते हैं, चालू मतलब ऑन, ठीक है, वो चालाक वाला चालू नहीं, अपने घरों के वैद्युत उपकरण चालू करते जाते हैं, पावर हाउस से आने वाली वैद्युत धारा का मान बढ़ता जाता है। पावर हाउस से हमारे घर में आने वाली वैद्युत धारा का मान बढ़ता जाता है। पावर हाउस से हमारे घर में आने वाली वैद्युत धारा का मान बढ़ता जाता है। पावर हाउस से हमारे घर में आने वाली वैद्युत धारा का मान बढ़ता जाता है। अतः सूत्र V इज इक्वल टू E माइनस IR के अनुसार, सूत्र V इज इक्वल टू E माइनस IR के अनुसार
सूत्र V इज इक्वल टू E माइनस आई आर के अनुसार टर्मिनल विभवांतर घट जाता है। टर्मिनल विभवांतर घट जाता है। टर्मिनल विभवांतर घट जाता है तथा घर के सभी उपकरणों में वोल्टेज भी घट जाती है। घर के सभी उपकरणों में वोल्टेज भी घट जाती है। ठीक है, और सभी उपकरणों में वोल्टेज घटेगा तो वो डिप कर जाएंगे। ठीक, ये यहां पर भी देखो किसका यूज है, इसी फॉर्मूले का यूज है। तो आपको याद क्या रखना है, आप जितनी ज्यादा स्विचेस ऑन करते जाएंगे उतनी ज्यादा आपके घर में आने वाली करंट बढ़ते जाएगी। इसीलिए आपको समझाया जाता है कि जब भी कभी अचानक लाइट बहुत देर से नहीं आई है और आप एकदम वेट करे बैठे हैं क्योंकि बहुत देर से नहीं आई, तो आप एकदम से वेट करे बैठे हैं और अचानक लाइट आई तो आपने कुछ सोचा समझा नहीं, घर के सारे स्विच ऑन कर दिए आपने। आप खुद सोचिए, अगर एक साथ सारे स्विच ऑन कर देंगे क्या होगा, अचानक से करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। अब अचानक से अगर करंट आपके घर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो घर के सर्किट में जो हीट उत्पन्न होगी वो भी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर घर के सर्किट में हीट ज़्यादा उत्पन्न होगी तो अगर आपके सर्किट में कहीं पर भी कोई वायर थोड़ी सी वीक है या कहीं लूज कांटेक्ट लगा हुआ है तो वहां पर क्या होगा, स्पार्क होने लगेगा। स्पार्क होने के साथ साथ आग भी लग सकती। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी के घर में अचानक लाइट आई रात में और आग लग गई, उनके एक कमरे में आग लग गई तो सब जल गया। कभी होता है ऐसा, हो सकता है। इसलिए कभी भी लाइट अचानक आती है उस समय उसका वोल्टेज भी ज़्यादा रहता है, और उस समय आपने भी कलाकारी कर दी कि सारे स्विच ऑन कर दिए। ऐसा नहीं करेंगे, धीरे धीरे एक एक स्विच ऑन करिए, जिसकी ज़रूरत हो बस उतना ही चलाइए, एनर्जी बचाइए भी। जिसकी नहीं ज़रूरत है उसको चला के क्या करेंगे आप। ओके, तो ये है इस फॉर्मूले का यूज़। देखो कि कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं, यही मुझे बताना था। अब इससे आगे जब हम चलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। आप सोच रहे होंगे कि कितने कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। इससे पहले आप 2 कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं। एक कर चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसके बाद आपने रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पढ़े, प्रतिरोध के, उसमें भी सीरीज पैरेलल पढ़े। अब फिर हम कॉम्बिनेशन करने वाले हैं, और इस बार किसका कॉम्बिनेशन करेंगे, सेल का। समझ रहे हैं, अभी सेल पड़ी हुई है, अब हम सेल को जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में भी जोड़ेंगे, समांतर क्रम में भी जोड़ेंगे, और फिर उससे मिक्स्ड ग्रुपिंग भी करके देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि सेलों का जो संयोग हो उस कॉम्बिनेशन से हमको ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिले। भाई एक से ज़्यादा सेल अगर जोड़ेंगे तो हमारा पर्पस क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा करंट चाहिए होगी हमको, इसलिए जोड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिले। दूसरी चीज़, जो सेल का कॉम्बिनेशन होगा ना, इसी का नाम रखा जाएगा बैटरी। जब एक से ज़्यादा सेल को कंबाइंड करते हैं तो उसी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बैटरी। तो सेल एक इंडिविजुअल एलिमेंट होता है। सेल जब एक से ज़्यादा सेल कहीं पर कंबाइंड करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, उस कॉम्बिनेशन को फिर हम बैटरी बोलते हैं। इसीलिए सेल इंडिविजुअल एलिमेंट है। अगर कहीं पर एक से ज़्यादा सेल आपने कंबाइंड किए हैं तो उसको बैटरी कहते हैं। इसीलिए आप अपनी बैटरी में देखिए एक से ज़्यादा सेल लगे होते हैं। बोलते हैं कितने सेल की बैटरी है, 6 सेल की बैटरी है, 8 सेल की बैटरी है, ऐसे होता है ना, उसमें अलग अलग सेल लगी रहती है। तो ये हम लोगों को स्टडी करना है, लेकिन अब ये स्टडी करेंगे हम लोग अगली क्लास पे।
ठीक रहेगा। तो आज हमने आपको जो बताया, क्या आपको वो बातें समझ में नहीं आई? आ गया? तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।